नमस्कार दोस्तों, रियल क्राइम में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि रियल क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर की है, जो अपनी खूबसूरत बंदरगाह, ऊंची इमारतों और बहुराष्ट्रीय जीवन शैली के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मार्च 2011 में 24 वर्षीय भारतीय छात्रा तोशा ठक्कर की बेरहमी से हत्या ने भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों को हिलाकर रख दिया। वडोदरा की रहने वाली तोशा ठक्कर उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी। साउदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी सिडनी में अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रही ये होनहार युवती सपनों से भरी हुई थी। तोशा ठक्कर का जन्म वडोदरा, गुजरात में हुआ था। उसके पिता सुनील ठक्कर, मां वर्षा ठक्कर और भाई देशांग ठक्कर एक समृद्ध गुजराती परिवार से थे। परिवार संपन्न था। उसके माता पिता ने हमेशा उसकी शिक्षा को प्राथमिकता दी। 2006 में तोशा ने ऑस्ट्रेलिया जाने का निर्णय लिया। वो अकाउंटेंसी की पढ़ाई के लिए सिडनी की साउदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वीजा पर आई थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे जल्द ही एक जिम्मेदार और आत्मनिर्भर छात्रा बना दिया। पढ़ाई के साथ तोशा वूलवर्थ स्टोर में पार्ट टाइम काम भी करती थी। शुरुआती दिनों में तोशा शहर के भीतर रहती थी, लेकिन किराया बहुत अधिक होने के कारण उसने 2010 में क्रॉयडन नामक उपनगर में शिफ्ट होने का फैसला किया। अक्टूबर 2010 में वो क्रॉयडन के एडविन स्ट्रीट पर स्थित एक बोर्डिंग हाउस में रहने लगी, जिसका किराया 130 ऑस्ट्रेलियन डॉलर प्रति सप्ताह था। ये एक 2 बेडरूम का घर था, जो सड़क के अंत में स्थित था। घर में केवल एक प्रवेश द्वार और मजबूत बाड़ थी, जिससे वो काफी सुरक्षित लगता था। और रेलवे स्टेशन सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था, जिससे देर रात भी घर लौटना सुरक्षित था। ये इलाका संपन्न और अच्छे पड़ोसियों वाला था। इसी बोर्डिंग हाउस में उसके 2 और हाउसमेट थे, फिलिप कल्बर्ट और डैनियल स्टेनी रेजिनाल्ड। सिडनी में उसकी मुलाकात अपने ही एक क्लासमेट सैयद अली से हुई। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई, जो जल्द ही प्यार में बदल गई। अली क्रॉयडन में एक छोटे रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करता था। वो तोशा से बेहद प्यार करता था और चाहता था कि वो शहर के भीतर ही रहे। लेकिन तोशा ने पैसे बचाने और शांत माहौल में पढ़ाई करने के लिए क्रॉयडन में रहने का चुना। दोनों रोज रेलवे स्टेशन पर मिलते थे। तोशा अक्सर अली के लिए लंच बॉक्स लेकर जाती और वीकेंड पर उसके घर जाती। दोनों ने ग्रेजुएशन के बाद शादी की योजना भी बनाई थी। तोशा का पड़ोसी 20 वर्षीय डैनियल कैस ब्रदर्स नाम की एक स्थानीय प्लम्बिंग सप्लाई की दुकान में काम करता था। डैनियल का जीवन बिल्कुल विपरीत था। श्रीलंका के कोलंबो में जन्मे डैनियल 4 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ शरणार्थी के रूप में ऑस्ट्रेलिया आया था। उसका बचपन घरेलू हिंसा और भय में बीता। उसके पिता शराब के नशे में उसकी मां को अक्सर पीटते थे। साल 2001 में जब डैनियल सिर्फ 10 साल का था, उसने और उसके बड़े भाई ने अपनी मां की हत्या होते हुए देखी। पिता ने इन बच्चों के सामने ही पत्नी को मार डाला और जेल चला गया। मां की मौत और पिता की गिरफ्तारी के बाद डैनियल और उसका भाई ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज यानी DOCS की देखरेख में आ गए। इस आघात ने डैनियल के व्यवहार पर गहरा असर डाला। कम उम्र में ही वो शराब पीने लगा, स्कूल छोड़ दिया और कई बार अपराध में पकड़ा गया। 2005 से 2008 के बीच वो 7 बार हथियार रखने, लूटपाट, धमकाने और सार्वजनिक जगहों पर आग लगाने जैसे अपराधों में गिरफ्तार हुआ। मनोचिकित्सक डॉक्टर केनेथ नन ने उसके साथ कई सिटिंग्स की, लेकिन वो सुधरने को तैयार नहीं था। डैनियल की रुचि हिंसा और अपराध की कहानियों में बढ़ती चली गई। वो इंटरनेट पर महिलाओं पर हिंसक हमले और हत्या के मामलों को जुनूनी तरीके से पढ़ता। 2010 में डैनियल उसी बोर्डिंग हाउस में रहने आया जहां तोशा रहती थी। उसने मकान मालिक को यह दिखाकर भरोसा दिलाया कि वो बदल गया है और पुलिस से साफ सुथरा रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भी दिखाया। लेकिन अंदर ही अंदर वो तोशा को शिकार बनाने की योजना बना रहा था। डैनियल भारतीय महिलाओं, खासकर काले बालों और प्राकृतिक सुंदरता वाली लड़कियों के प्रति असामान्य आकर्षण रखता था। डैनियल कई महीनों तक तोशा का पीछा करता रहा। वो अक्सर उससे बात करने की कोशिश करता, उसे पार्टियों और डेट्स के लिए आमंत्रित करता, लेकिन तोशा हर बार मना कर देती। उसने यहां तक कि उसके हेडफोन उधार लेकर बातचीत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तोशा ने उसे नजरअंदाज किया। ये अस्वीकार उसे और भी हिंसक और जुनूनी बना रहा था। 8 मार्च की रात को तोशा वूलवर्थ स्टोर से काम करके लौटी थी। अगले दिन बुधवार 9 मार्च 2011 उसने देर तक सोने का सोचा, क्योंकि दोपहर में ही उसकी क्लास थी। उस दिन उसका पड़ोसी फिलिप कल्बर्ट सुबह काम पर गया और पीछे का दरवाजा लॉक कर गया। सुबह 10:15 पर उसके बॉयफ्रेंड अली ने फोन किया। उसने बताया कि वो अभी सो रही थी और खाना बनाकर स्टेशन पर 1 बजे मिलेगी। 10:33 पर उसने फिर कॉल कर बताया कि चावल पका रही है। यही उसकी अली से आखिरी बात थी। उसी समय डैनियल ने मौका पाया। वो तोशा के कमरे में घुसा, उसे धमकाया, कई घंटों तक बलात्कार और यातना दी और अंत में टीवी केबल वायर से उसका गला घोंट दिया।
दोपहर 12:17 पर फिलिप कल्बर्ट घर लौटा तो उसने तोशा के कमरे से तेज हिंदी म्यूजिक सुना। वो नहीं जानता था कि उसके ठीक बगल में डरावनी घटना हो रही है। उसे हल्की सी आवाज भी सुनाई दी जो कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। उसे लगा कि शायद तोशा और अली के बीच कोई बहस हो रही है। असल में वो आवाज तोशा की आखिरी मदद की पुकार थी। तोशा को मारने के बाद डैनियल ने शव को सूटकेस में भरा, 1:01 पर टैक्सी बुलाई, बैग को ट्रॉली की तरह घसीटा और टैक्सी में डाल दिया। उसने बैग को उठाने के लिए टैक्सी ड्राइवर की मदद भी ली। टैक्सी ड्राइवर ने बाद में बताया कि बैग का वजन कम से कम 60 किलो था। डैनियल ने टैक्सी से मेलरूज पार्क तक सफर किया और पैरामीटा नदी के किनारे सूटकेस को फेंक दिया। फिर वो सामान्य दिखते हुए वापस काम पर चला गया। 12:09 पर अली ने फिर कॉल किया, मगर उसने फोन नहीं उठाया। 1 बजे तक भी वो स्टेशन नहीं पहुंची। अली ने घबराकर कई बार कॉल और मैसेज किए, 27 मिस्ड कॉल और 32 मैसेज, मगर कोई जवाब नहीं मिला। चिंतित होकर अली उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर उसके जूते पड़े थे। लैपटॉप पर तेज आवाज में हिंदी म्यूजिक चल रहा था। मोबाइल बेड पर पड़ा था। खाना भी तैयार था, लेकिन अधूरा। पर तोशा गायब थी। घबराकर अली ने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस ने घर के बाहर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पाया कि डैनियल एक बड़ा सूटकेस खींचते हुए घर से निकल रहा था। पुलिस उसे पहले से जानती थी क्योंकि उसका आपराधिक रिकॉर्ड था। एक विशेष टीम ने उसकी तलाश शुरू की और 6 घंटे के भीतर उसे सिडनी में गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन बाद 11 मार्च 2011 पैरामीटा नदी के किनारे काम कर रहे मजदूरों को पानी में एक बड़ा सूटकेस तैरता हुआ दिखा। बैग को बाहर निकालने पर अंदर तोशा का शव मिला। शरीर पर सिर्फ एक गाउन था, बिना अंडरवेयर के। गले पर टीवी केबल की तार कसकर लपेटी गई थी और 4 गांठें मारी गई थीं। पोस्टमार्टम में मौत का कारण गला घोंटना तय हुआ। डैनियल ने पूछताछ में हत्या और बलात्कार की बात स्वीकार की। उसने बेझिझक कबूल किया कि उसने महीनों से योजना बनाई थी और तोशा ने हमेशा उसे ठुकराया था। उसके लैपटॉप से 9,500 से ज्यादा सर्च मिले, जिनमें हाउ टू किल विमेन विदाउट गेटिंग कॉट और ब्यूटीफुल इंडियन विमेन इन ऑस्ट्रेलिया जैसी बातें शामिल थीं। उसने गूगल पर हजारों बार ऐसे अपराध खोजे जिनमें महिलाओं को मारने के बाद शव को सूटकेस में डालकर फेंक दिया जाता। 12 फरवरी 2011 को उसने एक बड़ा सूटकेस खरीदा और उसी दिन हत्या और शव निपटान के तरीके सर्च किए। 28 फरवरी को उसने पैरामीटा नदी के नक्शे ऑनलाइन देखे और वहां शव फेंकने की योजना बनाई। कोर्ट में डैनियल के मनोचिकित्सक डॉक्टर केनेथ नन ने बताया कि उसमें हिंसा और अपराध की प्रवृत्ति गहरी बैठ चुकी थी। सिडनी के सुप्रीम कोर्ट ने उसे 45 साल की जेल की सजा सुनाई, जिसमें 30 साल बिना पैरोल की अवधि तय की गई, यानी 2041 से पहले वो जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। तोशा के परिवार ने मृत्युदंड की अपील की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कानून के तहत यह संभव नहीं था। उनकी अपील खारिज कर दी गई। तोशा ठक्कर के पड़ोसी फिलिप कल्बर्ट आज भी इस घटना को याद कर खुद को दोषी मानता है। उसने बताया कि उसका बिस्तर तोशा के कमरे की दीवार के दूसरी तरफ था और वो इंचों की दूरी पर होते हुए भी कुछ नहीं समझ पाया। उसे लगता है कि अगर उसने समय रहते आवाज पहचानी होती तो शायद तोशा की जान बच सकती थी। उसने कहा कि वो मेरी बेटी की उम्र की थी, एक होनहार और प्यारी लड़की। काश मैंने उस दिन दरवाजा खटखटाया होता। तोशा के माता पिता और भाई के लिए ये दर्द कभी नहीं मिटा। जो बेटी सपनों के लिए विदेश गई थी वो ताबूत में लौट आई। सैयद अली का दिल टूट चुका था। जिस लड़की के साथ उसने भविष्य की योजनाएं बनाई थी उसे वो बचा नहीं पाया। तोशा ठक्कर की कहानी सिर्फ एक हत्या की दास्तान नहीं है, बल्कि ये याद दिलाती है कि समाज और व्यवस्था की लापरवाहियां कैसे किसी निर्दोष की जिंदगी छीन सकती हैं। डैनियल का अतीत और उसकी विकृत मानसिकता सबके सामने थी, लेकिन उस पर समय रहते सख्ती नहीं की गई। नतीजा, एक होनहार युवती की जिंदगी समय से पहले खत्म हो गई। उसका परिवार आज भी दर्द में है, मगर दुनिया के लिए यह घटना चेतावनी है कि हिंसा और अपराध को कभी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।